आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं डॉक्टर विकास को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विकास ने बीएमएस अंडर ग्रेजुएशन श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र से की है। आपने एसडीएम हसन से मौलिक सिद्धांत विभाग से पीजी किया है। अभी आप सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल मोहाली पंजाब में आप कार्यरत है और आप बहुत अच्छे कुशल चिकित्सक हैं और आगे भी आप अपने विद्यार्थियों को भी क्लिनिकल काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करते रहते हैं और हमारी व्याख्यान माला से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं आपको ये सेशन संभालने के लिए देती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर विकास। धन्यवाद मैम। हमेशा से हमारी प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर हेतल मैडम, डॉक्टर बलदेव सर, आदरणीय विरल भाई शाह और अन्य उपस्थित प्रतियोगी और डॉक्टर धर्मेंद्र का स्पेशल स्वागत है आज के व्याख्यान में। आज विश्व आयुर्वेद परिषद की जो हमारी व्याख्यान माला चलती है, अनवरत व्याख्यान माला है, उसका 295वां व्याख्यान आज 21/5/2021 को हम कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी प्रथा है, व्याख्यान शुरू करने से पहले हम लोग धन्वंतरी वंदना करते हैं, उसके बाद हम व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। तो मैं धन्वंतरी वंदना के लिए डॉक्टर हेतल मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर हेतल मैडम। हाँ जी। डॉक्टर विकास। धन्यवाद मैडम। आप सबका पुनः फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमारी प्रथा है, हम व्याख्यान के प्रारंभ में हमारे बहुत ही परिचित ज्ञानी ऐसे विरल भाई शाह जी, जो हमें हमेशा कोई ना कोई द्रव्य के बारे में ऐसे ऐसे प्रयोग और उसकी जानकारी देते हैं जो बहुत ही साधारण दिखते हुए भी बहुत अचूक व्याधि नाशन का काम करती हैं। तो हमेशा की तरह आज अपने इंसाइक्लोपीडिया से वैद्य विरल भाई शाह कौन सी द्रव्य के बारे में हमें जानकारी देंगे, उसके लिए मैं वैद्य विरल भाई शाह को आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप हमें किसी द्रव्य के बारे में जानकारी दें। वैद्य विरल भाई शाह जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सभी अध्यापक गण, सभी विद्यार्थी मित्रों। बलदेव जी नमस्कार। और लास्ट टाइम मैंने वो वासा के बारे में बताया, थोड़ा की बताया था, तो वहाँ से अपोजिट होते हैं, उसके श्वेत पुष्प होते हैं और ये वासा के बारे में जो भी लिखा है उस शास्त्र में, उसमें उसका सारांश यही है कि वो तिक्त रस है और उसकी जो अंशांश कल्पना है शीत गुण है।
लोग सर्दी जुकाम में ले जाते हैं, और सर्दी जुकाम खांसी में उसके पत्ते जाते हैं, भी उसका काढ़ा बना पीते हैं, लेकिन सभी प्रकार की खांसी में ये वासा काम में नहीं आती। वासा जो काम करती है उसके रुक्ष गुण के कारण कफ का काश में काम करती है। तो जहाँ पे भी ये स्निग्ध पिक्चल गुण की या ऐसी अंशंस कल्पना होगी, तो वहाँ पे वो सभी प्रकार में काम नहीं करती। कई खांसी ऐसी होती है कि जिसमें आपको या काली मिर्च का प्रयोग करना पड़ता है यथायुक्त। तो ये जो वासा के जो जो वृक्ष होते हैं, मध्यम साइज के वृक्ष होते हैं। जनरली कोई भी वृक्ष होता है तो उसके ऊपर कीड़ी चिटिया और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु लगते हैं, और उनको पशु पक्षी खाते हैं, लेकिन इस पौधे को कोई नहीं खाते। वैसे बकरे को सभी वनस्पति अच्छी लगती है, लेकिन वो भी इसको अवॉइड करती है, तो ये खाई नहीं जाती। तो ये उसके कई प्रकार के हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जैसे वासा पुष्प का कल करके उसको वासा के पंचांग के रस में उसका धूत बना ले, और इस तरह के बहुत सारे मिलते हैं। एक कृमि कुश में वासा पुत्र के से उसके साथ गौमूत्र मिलाकर उसका उसको बाह्य लेप के रूप में उपयोग करें, ऐसा भी लिखा गया है। एक चीज ये, गौमूत्र का जब भी उपयोग करें तो खास ध्यान रखें। एक पेशेंट है हमारे, एक बहुत पुराने मित्र भी है पेशेंट थे, तो उन्होंने गौमूत्र लिया था, तो गौमूत्र का अर्क लिया, गौमूत्र का अर्क अच्छी तरह नहीं बना था, तो उनको फंगस से इन्फेक्शन लग गया। तो वो जो इनका जो के कारण डिसीज हुई थी, वो लंबे समय तक चली थी। 6 महीने तक लगातार वो मंजिष्ठादिक्वात और ऐसे कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लगातार लेना रखा, तब भी उसका निवारण हो। तो ये गौमूत्र का प्रयोग करते समय ये अचूक ध्यान रखें, पंचगव्य का भी प्रयोग करते समय अचूक ध्यान रखें। ये जो व्यवहार में ऐसा है कि वासा का जो पत्र होता है वो ज्यादा उपयोगी है, लेकिन वासा की जो शाखा है वो भी उपयोगी है। तो उसको अच्छे ग्रह नक्षत्र को देखकर, चंद्र का बल लेकर उसको उसका कलेक्शन करें, और उसको अच्छी तरह 4 5 6 बार धोएं। यदि आप खुद के गार्डन में अच्छी जगह पर रहोगे तो उसको बहुत साफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी उसमें मिट्टी ज़्यादा है तो 5 6 बार साफ कर लो। फिर उसके एक चद्दर पर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको छाया शुष्क कर दें। उसको सूर्य के तीव्र ताप में उसको शुष्क नहीं किया जाता है, और शुष्क करते समय उसमें कोई पत्र जो काले पड़ जाते हैं उसको निकालना पड़ता है। और वातावरण में कैसा मॉइस्चर है उसके अनुसार उसका वो शुष्क होते हैं उसके पत्र और उसके पंचा। 2 3 दिन 4 दिन ऐसा जाता है और शुष्क हो जाते हैं। फिर उसको इस वासा पत्र और उसकी शाखा को तो पहले कूटना चाहिए, और कूटने पहले छानना चाहिए जिससे एंड टाइम की जो भी मिट्टी है वो भी निकल जाए। फिर उसको मिक्सर में क्रश करना चाहिए, और ऐसे बार बार क्रश करके उसका माइक्रो पाउडर करना चाहिए। और माइक्रो पाउडर करते समय छानने से ग्रैन्यूल्स निकलता है, तो उसको ग्रैन्यूल्स का भी पैक कर लेना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का है, इस तरह का मिलता है। ये ग्रीन कलर का उसका ये पाउडर इस बहुत अच्छा मिलता है, अपने घर का होता है तो बहुत अच्छा बनता है अच्छी तरह। तो ये जो वासा पाउडर बन गया है, ये वासा पाउडर, तो ये रक्त में कई औषधि के साथ तो काम में आता है। ये डायबिटीज में भी काम आता है। डायबिटीज में दारू हल्दी के साथ, आमलकी पाउडर के साथ वो उसमें मिलाने के लिए बहुत अच्छा है। और ये वासा चूर्ण है, ये इस तरह से घर पे बनाया वासा चूर्ण है। उसका दंत रोगों में भी अच्छा उपयोग है। दंत रोगों में दांत को स्वच्छ करते हैं, दंत के रक्तस्राव को दूर करते हैं, और दांत की कई बीमारियों को दूर करते हैं। उसके साथ अलग अलग औषधि का मिलावट करनी पड़ती है ये वासा चूर्ण के साथ। ये चक्रपात में ऐसा लिखा गया है कि वासा मूल कमर में बांधने से सुखपूर्वक प्रसूति होती है। और ऐसा भी लिखा गया है कि वासा मूल को जल से पीस कर उसको नाभि बस्ती बग पर करना चाहिए, आसानी से सुखपूर्वक प्रसूति हो जाती है।
मॉडर्न में भी ये फार्माकोग्नोस्टिक की किताब में भी ऐसा मिलता है कि उसमें ऑक्सीटोसिन उसको जैसा एक्शन होता है, जिस ऑक्सीटोसिन काम करते हैं ऐसे ही मसल रिलैक्सन का काम करती है, तो इस तरह का। लेकिन हम इस तरह से वासा का ग्रिट बना सकते हैं या वासा का ऑइंटमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से सुखपूर्वक प्रसूति कराने के लिए इसका ऑइंटमेंट और उसका घी बनाकर उसका इस तरह से एक्सटर्नल यूज हम कर सकते हैं। और वासा का के अंदर जो अल्कलॉइड्स होते हैं उसमें ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी मानी गई है, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी भी मानी गई है, और कई लोग उसमें एंटी ट्यूबरकुलोसिस एक्टिविटी मानते हैं। तो इस तरह से वासा है बहुत अच्छी तरह से हम अपने और उससे बहुत सफलता में मिलती है, और हम अच्छा भी अपने क्लिनिक में रखते हैं। तो उस वासा की के साथ अलग अलग चीज़ों की मिलावट करके बहुत सारी मेडिसिन बना सकते। उसमें और भी कुछ सीखना तो कोई मुझे पूछ सकते हैं, तो उसमें से कैसे कैसे उसकी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बनी है, वासा की कैसे कैसे बनाई जाए जरूर मैं बताऊंगा। ये बहुत उपयोगी चीज़ है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में चंद्र ग्रहण आएगा 26 मई में को वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में चंद्र ग्रहण आएगा। तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वनस्पति को तोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन औषधि निर्माण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय किरण आते हैं, चंद्र किरण आते हैं, विश्व होते हैं राहु की कारण तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये इस तरह से वनस्पति को ग्रहण करने के लिए औषधि निर्माण में भी ये चंद्र ग्रहण का महत्व है कि उस दिन अवॉइड करना चाहिए। फिर आप आयुर्वेद के विद्यार्थी है या मेडिकल के स्टूडेंट्स है तो एक चीज़ का और भी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के आसपास मानस रोगियों की जिन लोगों को मानस रोग से पीड़ित है उनमें कई लोगों की मानस रोग की तीव्रता भी बढ़ती है। जैसे क्रोधी स्वभाव बढ़ना, हिंसक क्रोधी स्वभाव, हिंसक तूफान बढ़ता है, जिद्दी क्रोधी स्वभाव बढ़ता है, कपड़े फाड़ते, बर्तन फेंकते, खाना फेंकते हैं, फोटोफोबिया, डिप्रेशन भी बढ़ता है। इस तरह से उन लोगों को जठराग्नि को अच्छा करके शतावरी से देना चाहिए। और चरक संहिता में ये उन्माद चिकित्सा में बताया गया कि इन लोगों को 10 साल पुराना और उससे भी अधिक पुराना घी का सेवन कराना चाहिए। उसमें चरक संहिता में ऐसा भी लिखा है कि शंकर स्तुति, विधिवत शिव पूजा, ये भी इन रोगों में फायदा कारक होता है। चरक संहिता में ऐसा भी लिखा गया है कि अस्वच्छ भोजन, जूठा भोजन, एक थाली में 2-3 लोग भोजन करते हैं, या बच्चे का जो भी जूठा भोजन होते हैं उससे कर लेते हैं। इस तरह से करने से ऐसे माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चरक संहिता में बताए गए हैं, इससे तामस रोग बढ़ते हैं और इसी वजह से भी इस मानस रोग होते हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि पितृ दोष से भी पितृ नाराज होते हैं तो भी उन्माद ऐसे मानसिक रोग होते हैं, और ये इसका संबंध एक ग्रहण के साथ होता है। तो ये जो आने वाले दिन में जो चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है, तो जो विज्ञान के विद्यार्थी, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, हमारे आयुर्वेद के स्टूडेंट, उनका ऑब्जर्वेशन जरूर लेना चाहिए। तो ये वासा के बारे में मैंने बताया। ये वासा एक बहुत अच्छी औषधि है और उसकी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है और आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से उनको बनाइए और उसमें से और भी कई चीज़ें निकल करके आप कई कई तरह की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वेदवेल भाई शाह जी। हमेशा की तरह आपने बहुत सरल भाषा में सिंगल ड्रग यूज़ कैसे, और वासा ऐसी ड्रग है जो हमारे आसपास में बहुत रेडिली अवेलेबल है, तो उसके डिफरेंट डिजीज़ में हम लोग उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपने बताया, और साथ में ही आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए औषध निर्माण और औषध ग्रहण के लिए, उसके भी जानकारी आपने दी। आपके लिए एक विरल भाई शाह सर, आपके लिए क्वेश्चन है एक। बोलो। तज का चूर्ण को दंत स्वच्छ करने में प्रयोग और वासा का चूर्ण को भी,
प्रकृति में क्या अंतर समझ सकते हैं? नहीं, वो तज का चूर्णा, तो जब तज का चूर्ण बनाते हैं तो वो ज्यादातर कप प्रकृति वाले के होते हैं। तज गर्म होती है और जब तज का उपयोग होता है तो उसमें कई बार उसके साथ लवंग भी होता है, लेकिन तज का उपयोग करना है और साथ में रक्त साफ करना है तो उसमें हरित की, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, हरित की चूर्ण थोड़ा मिला लेना चाहिए, हरित की चूर्ण मिला लेना चाहिए। और इस तरह से वो तज का जो उष्ण स्वभाव है वो न्यूट्रल, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इससे दंत मंजन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि आजकल इस तरह से कोरोना का काल चल रहा है तो तज एक पोटेंट एंटीवायरल है, तो दांत में जैसे ही जाएगा तो हमारा मुंह तो स्वच्छ करेगा, तो दांत में कोई बैक्टीरिया और वायरस है, इन्फेक्शन ग्रोथ हो रहा है तो तुरंत चला है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिनकी उष्ण कल्पना, जो शत्रु को सहन नहीं कर पाते, तो उनके लिए इस वासा का चूर्ण का दांत में उपयोग करना चाहिए। बच्चों के लिए तज का जो उपयोग होता है दंत मंजन में, तो उसमें कई लोगों की कंप्लेन आती है कि उसको बहुत गर्म लगता है, तो ऐसा होता है, तो इसी वजह से हम उसमें हल्दी मिलाने की कोशिश करते हैं, मिलाते हैं। लेकिन फिर भी जिनकी बहुत उष्ण प्रकृति है, जिसको दंत कतरता होता है, तो उनके लिए वासा का चूर्ण बहुत अच्छा है। तो उस वासा चूर्ण अलग अलग औषधियों के साथ, रक्त संबंध औषधियों के साथ करने से दांत स्वच्छ हो जाते हैं, दंत कतरसाओं में बहुत अच्छा। दोनों कफ निवारक है, दोनों। तज भी कफ निवारक है और वासा भी कफ निवारक है। तज के अंदर उष्ण गुण की अंशांश कल्पना है, उष्ण तीक्ष्ण गुण की अंशांश कल्पना है, उससे वो कफ का निवारण करता है। वासा के अंदर वो शीत गुण है, फिर भी अंदर रुक्ष गुण है, रुक्ष गुण के कारण वो कफ का निवारण करते हैं। और देखिए, हम वनस्पतियों का केमिकल एनालिसिस करते हैं तो कई चीजें उसमें मिलती भी नहीं है, फिर भी काम करती है। तो कि हमारी लेबोरेटरी और हमारे वैज्ञानिक कक्षा की बाहर की चीजें, इसमें कुदरत ने ऐसी ऐसी चीजें डाली है, सब चीज लेकिन माइक्रोस्कोप में या लेबोरेटरी में नहीं दिख पाएगी, फिर भी उसके अंदर कफ निवारक और रक्त स्तंभक चीज है, तो जिसकी वजह से दांत में बहुत अच्छा उपयोगी है। दांत अंदर और ये ब्यूटी ट्रीटमेंट में ये वासा के कारण बहुत अच्छी फ्रूट बना सकते हैं। अंदर अलग अलग चीजें मिलावट करने की जरूरत है, कई बार उसमें भी हरित की मिक्स कर सकते हैं और भी चीजें मिलावट करके अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं। धन्यवाद विनय भाई शाह जी। आई होप प्रिया मैडम्स क्वेरी इज आंसर्ड। एक डॉक्टर पूजा नहारिया ने भी कुछ हैंड रेज किया था, अगर उनका कुछ डाउट है तो अभी पूछ लें, फिर वैद्य वीर भाई शाह। पूजा नहारिया जी, बोलो। इन्होंने कुछ हैंड रेज किया था, शायद क्वेश्चन होगा कुछ। बोलो विकास भाई। हाँ, अभी शायद क्वेश्चन नहीं है, होगा तो फिर हम आगे लेक्चर के लिए रख लेंगे, अभी तक तो कुछ आया नहीं क्वेरी। तो वैद्य विरल भाई शाह जी का, वैद्य विरल भाई शाह का पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप जानकारी हमें बहुत सिंपल भाषा में और ऐसी सटीक जानकारी देते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ, सिंगल ड्रग यूज़ की तरफ जिनका रुझान ज़्यादा है, उनको आपके ज्ञान से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये श्योर है बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य विरल भाई शाह। आप हमेशा की तरह अपना समय, कीमती समय निकाल कर और हमें आप ज्ञान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, इनका स्वागत करता हूं। पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी अभी एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर NIA जयपुर में लेक्चरर के पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, एक मिनट म्यूट कर लेना सर। डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी अभी डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर NIA जयपुर में
लेक्चरर के पद पर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने अपनी BMS SPLD आयुर्वेदा विश्व भारती सरदार शहर चूरू से 2015 में पास की, और उसके बाद शरीर रचना में MD NIA जयपुर से 2019 में। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स इन आयुर्वेदा, ऐसा एक सर्टिफिकेट कोर्स NIA जयपुर से भी किया है। डॉक्टर साहब के बहुत लंबी लिस्ट है सेमिनार्स वर्कशॉप की, और डॉक्टर साहब ने 11 सेमिनार अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स 14 वर्कशॉप्स को कोऑर्डिनेट भी किया है और अटेंड भी की हैं, और उसके साथ साथ 6 CME डॉक्टर साहब ने अटेंड की हैं। इसके साथ डॉक्टर साहब ने 2 किताबें भी अपनी लिखी हैं, जिसकी जानकारी हमारे पास भी टाइटल्स नहीं है, लेकिन 2 बुक्स हैं। और अभी डॉक्टर साहब एट प्रेजेंट लेक्चरर के पद पे हैं। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं और आज के व्याख्यान के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी जी। थैंक यू विकास जी। आदरणीय प्रोफेसर बलदेव सर, हेतल मैम, विरल भाई शाह जी और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित प्रतिभागीगण, मैं वैद्य धर्मेंद्र चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर ब्रांच की तरफ से हर सप्ताह एक लेक्चर का ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके बीच में अपर लिम्ब की क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करूंगा। मैं ऑडिबल हूँ या और PPT शो हो रही है क्या सर, कोई बता दीजिए। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, बिल्कुल। ओके। तो जैसा कि हमारा आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने बहुत जगह शरीर की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की। उन्होंने शरीर की महत्ता को बताते हुए बताया है कि जब तक किसी भी वैद्य को शरीर के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो वो पूरा निपुण वैद्य नहीं बन सकता। तो इसी कड़ी में जो शरीर है उसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आज हम जो क्लिनिकल एनाटॉमी है उसका जो डेली पेशेंट्स OPD के अंदर जो अपना पेशेंट मिलते रहते हैं, तो क्लिनिकल एनाटॉमी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। जब हम पेशेंट के एनाटॉमी के बारे में पता होगा तभी हम उसका अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे। तो मैंने उसी के रूप में कुछ आपके लिए कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जब भी कोई क्लिनिकल एनाटॉमी के रूप में आज हम सिर्फ अपर लिम्ब के बारे में बातें करेंगे। तो अपर लिम्ब के अंदर जब हम बात करते हैं तो अपर लिम्ब के अंदर जैसे कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूट होता है, जैसे बोन्स होती है, जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स, मसल्स, नर्व्स। तो ये सब आपस में रिलेशनशिप बना के रखते हैं। जैसे यदि कोई बोन की इंजरी हुई, कोई फ्रैक्चर हुआ, तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड यदि कोई नर्व इंजरी होती है तो नर्व इंजरी, बोन के फ्रैक्चर से नर्व की इंजरी होगी, वो नर्व इंजरी होने से जो नर्व मसल्स को सप्लाई करता है वो मसल्स डिवास्टिंग हो जाएगी, उन मसल्स का प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही नर्व यदि किसी जॉइंट्स को सप्लाई करे तो वो जॉइंट का वर्क नहीं हो सकता। इसी तरीके से जैसे कोई मसल्स में कोई इंजरी हो गई तो जो उस जॉइंट्स के मूवमेंट हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। मसल के साथ यदि नर्व उसके रिलेशनशिप में वर्क कर रही है तो वो उसके साथ भी डिवेस्ट हो जाएगी, उसके साथ वर्क नहीं कर पाएगी। तो जो भी अपर लिम्ब की जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो आपस में रिलेशनशिप में रहती है। जब भी किसी भी एक पार्ट में कोई भी फ्रैक्चर या कोई भी क्लिनिकल कंडीशन पैदा होगी तो मतलब उसमें ये समझ लेना चाहिए कि उसके आसपास और भी सारे स्ट्रक्चर के अंदर वो क्लिनिकली सिचुएशन पैदा हो चुकी है। तो जैसा कि आप लोग सब एनाटॉमी की या तो पढ़े हुए काफी टाइम हो गया होगा या फिर एनाटॉमी से थोड़ा सा संबंध छूट गया होगा, तो एक बेसिक सा, बहुत सरफेस में बेसिक सा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सब कुछ सब पढ़ चुके हैं कि हल्का सा एक रिवीजन हो जाएगा। कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर अपर लिम्ब के अंदर टोटल 32 के अराउंड बोन्स रहती है। ठीक है, और जैसे उसके अंदर उसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शोल्डर, गिल्डर, स्कैपुलर, पेक्टोरल रीजन, ऐसे करके उसके मसल्स को हम पढ़ते हैं। तो जैसे रीजन वाइज पढ़ते हैं, जैसे शोल्डर रीजन है उसके अंदर 2 बोन रहते हैं, क्लेविकुलर, स्कैपुलर, और वो 2 तरह के जॉइंट बनाते हैं, स्टेर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमिनोक्लेविकुलर। जो आर्म में जो एक ही बोन रहती है ह्यूमरस, उसके जो अपर साइड में तो वो शोल्डर जॉइंट बनाती है और लोअर साइड में एल्बो जॉइंट बनाती है। जो फोर आर्म के अंदर 2 बोन रहती है, रेडियस अल्ना जो ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाता है। ठीक है, उसके साथ साथ रेडियस और अल्ना आपस में भी जॉइंट बनाते हैं, जिसको प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब रिस्ट के अंदर हम आ जाते हैं तो वहां पे 8 कार्पल बोन्स होती है। ठीक है, 5 मेटाकार्पल, 14 फेलेंजेस। वहीं पे भी रिस्ट में भी बहुत सारे जॉइंट्स हमें मिलते हैं।
वैसे तो खूब सारी मसल्स है अपर लिम में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मसल जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानना जरूरी है। तो जैसे ट्रेपेजियस मसल है, ट्रेपेजियस मसल्स क्या करती है, जो स्कैपुला बोन है उसको ट्रंक से जोड़े रखती है, ठीक है। और इसके अंदर इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जब भी हम आर्म को रेज करते हैं, अबव 90 डिग्री जब भी रेज किया जाता है, तब इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेरेटस एंटीरियर ये क्या करता है कि स्कैपुला को ट्रंक से अटैच तो करता है, लेकिन जब इसका इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है कि जब भी हम फॉरवर्ड पंच करते हैं तब, या फिर कोई स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के अंदर जैसे अलग अलग टाइप की स्विमिंग आती है, जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक आती है, उसके अंदर सेरेटस एंटीरियर का बहुत ज्यादा रोल रहता है। जैसे डेल्टोइड मसल जो कि अपने शोल्डर को कवर करके रखती है, ठीक है। उसके अंदर भी ये जो आर्म को रेज करते हैं, तो आर्म के रेज के अलग अलग डिग्रीज होते हैं जी, ठीक है। 30 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। तो जो डेल्टोइड का जो मेन फंक्शन है वो 30 टू 90 डिग्री तक वो आर्म को रेज करने में काम आता है। फिर आता है पेक्टोरलिस मेजर जो कि अपने चेस्ट की तरफ रहती है, ठीक है। तो लार्ज मसल फ्रॉम दिस फ्रंट ऑफ चेस्ट टू द ह्यूमरस, तो चेस्ट को ह्यूमरस से अटैच करने में काम आती है। फिर आता है लेटिसमस डोर्साई, ठीक है, जो लार्ज मसल्स फ्रॉम मिडिल ऑफ बैक टू द ह्यूमरस, जो अपना बैक रहती है वहां से ये ह्यूमरस के बीच में अटैच करती है, लेटिसमस डोर्साई। उसके बाद बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है। बाइसेप्स ब्रेकाई मसल सबसे प्रोमिनेंट मसल होती है आर्म की, ठीक है। और इसको क्या, इसका फंक्शन क्या रहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर रहती है। कोई भी सुपिनेशन करना हो या कोई भी जैसे स्क्रूइंग मूवमेंट होता है, जैसे किसी स्क्रू को हम टाइट करते हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मसल होती है बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। तो ब्रेकाई क्योंकि ब्रेकियम की मसल से, आर्म की मसल से, इसलिए इसको बाइसेप्स ब्रेकाई बोला जाता है। ट्राइसेप्स सिर्फ एक जैसे आर्म के दो कंपार्टमेंट रहते हैं, जैसे एंटीरियर को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बोलते हैं और पोस्टीरियर साइड को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में 3 मसल्स रहती है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट यानी आर्म के पीछे की साइड में एक ही मसल रहती है जिसको ट्राइसेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ट्राइसेप्स है वो आर्म के पीछे की तरफ रहती है, ठीक है। और ये क्या करती है, एल्बो को स्ट्रेट मतलब जब एल्बो को स्ट्रेट मतलब जो एल्बो को एक्सटेंड करने में काम आ रही है, क्योंकि जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है, जब किसी भी दो सरफेस के बीच में एंगल कम होता है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, जो एंगल का बढ़ना क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो जो ट्राइसेप्स मसल है वो क्या करती है, एल्बो को स्ट्रेट करने में काम आती है। उसके बाद आता है ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस क्या करता है, पासिंग फ्रॉम लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस टू द लोअर एंड ऑफ रेडियस, ठीक है। जिसका ओरिजिन इंसर्शन के बारे में है कि ह्यूमरस टू रेडियस तक ये जाती है। और ये क्या करता है कि जब एल्बो को एक नॉर्मल पोजीशन पे होल्ड करने में इसका रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सर कार्प है, रेडियलिस है, इंटरोसिया और लंब्रिकल्स रहते हैं। कोई भी अपने फिंगर्स का कोई भी फाइन मूवमेंट है वो इनके द्वारा होता है। उसके अलावा जैसे अपने जो हाथ रहता है उसके अंदर कुछ थिनार मसल्स रहती है, कुछ हाइपोथिनार्स मसल्स रहती है जो कि थंब और फिंगर्स के लिए यूज होती है। तो हम अब क्लिनिकल एनाटॉमी शुरू करते हैं। तो क्लिनिकल एनाटॉमी जब शुरू करते हैं सबसे पहले आता है हमारा शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन। जो भी बॉडी के अंदर मेजर जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो सबसे कॉमनली जो डिसलोकेट होता है वो शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है। कॉमनली हम देखते हैं कोई भी खेल रहा है या कोई भी हल्की सी धक्का मुक्की में भी शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। वो क्यों होता है वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि शोल्डर जॉइंट देखो सिनोवियल जॉइंट होता है। सिनोवियल जॉइंट के अंदर जो एक बॉल एंड सॉकेट टाइप की वैरायटी होती है उसके अंदर शोल्डर जॉइंट क्लासिफाई होता है, ठीक है। तो जब शोल्डर जॉइंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसकी दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, एक तो ह्यूमरस का हेड और सेकंड ग्लिनोइड कैविटी, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी। तो एक्चुअली क्या है कि जो ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला की वो बहुत कम डीप रहती है, बट जो शोल्डर का हेड है, जो ह्यूमरस का हेड है वो ज्यादा बड़ा रहता है कंपेरेटिव टू ग्लिनोइड कैविटी। इसलिए क्या होता है कि वो हेड पूरी कैविटी के अंदर पूरी तरीके से फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है कि उसका मूवमेंट जो रेंज ऑफ मोशन है वो तो बढ़ गया, हेड उसके अंदर फंसा नहीं है पूरा, इसलिए उसका रेंज ऑफ मोशन मतलब जो शोल्डर जॉइंट के जितनी मूवमेंट होगी वो ऑलमोस्ट किसी भी जॉइंट की बॉडी के अंदर किसी भी जॉइंट की इतनी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे हिप जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन वहां पे भी इतनी मूवमेंट नहीं हो पाती जितनी शोल्डर जॉइंट की होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो फीमर का हेड है वो उस कैविटी के अंदर फंस जाता है, उसकी वजह से उसके अंदर उतना रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाता, ठीक है। और जो ये शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी मेनली जो 4 मसल्स रहती है जिनको बोलते हैं रोटेटर कफ या रोटेटर कफ के रूप में जिसको हम बोलते हैं, जो कि ग्लिनोइड कैविटी या जो शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ से उसको घेर के रखती है, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं इसमें, जैसे कि जब कोई शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होता है तो कॉमनली देखो कोई किसी भी तरफ
डिसलोकेट हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट है उसके डिसलोकेट होने की वो होती है इंफीरियर साइड में। हमेशा ये इंफीरियर साइड में ही डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो रोटेटर कफ के बारे में मैं बता रहा था आपको कि रोटेटर कफ इसको स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रही है, कि जैसे कि यहाँ पे 4 मसल्स होती है जिसको कॉमनली ऐसे SITS, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस 4 मसल्स रहती है, वो इसको चारों तरफ से घेर के रखती है। ठीक है, जैसे ऊपर सुप्रास्पाइनेटस रहेगी, आगे सब स्कैपुलरिस रहेगी, पीछे इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर रहेगी। लेकिन जो इंफीरियर साइड में है इसको कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड होता है शोल्डर जॉइंट को। ये एक इसका रीजन है कि ये शोल्डर जॉइंट कॉमनली इंफीरियर साइड में डिसलोकेट हो रहा है, और इसका जो कैप्सूल रहता है वो भी सबसे कॉमनली इंफीरियर साइड में लूज रहता है। ठीक है, फिर आगे ये हो गया शोल्डर जॉइंट का। फिर आता है सब एक्रोमियल बर्साइटिस, ये एक टर्म आती है। सब एक्रोमियल बर्साइटिस समझने से पहले एक बर्सा क्या होता है वो समझ लीजिए। तो बर्सा क्या होता है, क्योंकि एक किसी भी बोन और किसी भी मसल टेंडन के बीच में ऐसा कोई स्पेस, ऐसा कोई स्पेस हो जो मतलब फ्लूइड से भरा हुआ हो, सिनोवियल फ्लूइड से, तो वो स्पेस क्या कहलाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, वो क्या कहलाती है, बर्सा कहलाती है। ठीक है, तो जब आइटिस वर्ड हो गया इसके अंदर ऐड हो गया तो मतलब ये सीधी सी बात है, कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है सब एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे कोई ऐसी कैविटी जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, वो क्या कहलाएगा, सब एक्रोमियल बर्साइटिस। ठीक है, इसके अंदर कुछ क्लिनिकल ऐसी कंडीशन रहती है कि जब शोल्डर जॉइंट एडेक्टेड रहेगा, एडेक्टेड और एबडक्टेड पता होगा नहीं तो बता देता हूँ, जब भी अपने आर्म या फिर अपने आर्म जो मीडियन प्लेन की तरफ या फिर टुवर्ड्स द बॉडी होती है तो वो एडेक्टेड कहलाता है। ठीक है, और जब बॉडी से अलग चली जाती है, दूर चली जाती है, उसको एबडक्शन बोलते हैं, एबडक्टेड रहता है। ठीक है, तो जब आर्म बॉडी की तरफ रहती है तो एडेक्टेड रहती है, तो जब आर्म एडेक्टेड रहेगी तो शोल्डर जॉइंट के अंदर कोई पेन नहीं रहेगा। ठीक है, बट जब एबडक्शन होगा उसका, मतलब जैसे हम किसी पेशेंट को बोलेंगे कि अपना हाथ ऊपर ले जाओ तो उसको पेन फील होगा। ठीक है, तो जैसे ये सब एक्रोमियल बर्साइटिस और जैसे अपन देखते हैं फ्रोजन शोल्डर, वो अलग अलग है, हम देखेंगे आगे। तो सब एक्रोमियल बर्सा क्या होता है कि जो एक्रोमियन प्रोसेस रहता है उसके नीचे रहता है। ठीक है, जैसे अब ये डायग्राम है, जैसे कि ये एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला का, ये ठीक है, तो इसके नीचे ये रहता है सब एक्रोमियन बर्सा। ठीक है, यहाँ पे इसका डेल्टोइड का टेंडन रहता है। जब भी हम इसके अंदर एक डाउबन साइन होता है, तो डाउबन साइन के अंदर क्या होता है कि जब हम पेशेंट की आर्म एडक्ट रहेगी तो हम उसको उसके डेल्टोइड मसल्स पे हम उसको प्रेस करेंगे, उसके पूछेंगे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो जैसे जैसे आर्म ऊपर एबडक्शन की तरफ लेके जाएगा, तब उसको यदि उसको प्रेस करने पर यदि पेन फील हो रहा है वहां पे डेल्टोइड पे, तब उसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है सब एक्रोमियल बर्साइटिस जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है कि एक ऐसी पेनफुल और यूनिफॉर्म लिमिटेशन ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। वहां पे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि फ्रोजन शोल्डर के अंदर कोई भी रेडियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होता है। मतलब जब भी हम उसको MRI वगैरह कराएंगे तो उसके अंदर कोई रेडियोलॉजिकल चेंजेस नहीं दिखता है, पर उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक मूवमेंट तक उसको पेन फील होगा पेशेंट को। ये क्यों होता है, क्योंकि एक एडेसिव कैप्सुलाइटिस एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर क्या होता है, जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है वो श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम है, किसी भी अपना पेशेंट आता है तो हम उसको किसी भी एक रेंज से ज्यादा जाने को देते हैं तो वो अपने आप मना करता है, कि वो क्या कहलाता है, उसका एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर अगला आता है पेनफुल आर्क सिंड्रोम। ठीक है, ये भी एक तरह का शोल्डर जॉइंट के अंदर पेनफुल सिचुएशन है। ये उन दोनों से अलग है। कैसे अलग है, पेन इन द शोल्डर रीजन एंड आर्म ड्यूरिंग एबडक्शन इन मिड रेंज। तो मतलब कि जब भी शोल्डर जॉइंट और आर्म के अंदर हमेशा मतलब उनको पेन फील होता है, कब, जब एबडक्शन होगा, मतलब जब हम उसको बोलेंगे अपना हाथ ऊपर की तरफ लेके जाइए, तो जब वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जब लगभग 60 डिग्री तक ऊपर तक ले जाएगा तब उसको पेन नहीं होगा। लेकिन जब 60 से 90 मतलब जैसे वो 90 डिग्री पे जब आर्म जाती है तब उसको मैक्सिमम पेन फील होगा। फिर हल्का सा ऊपर ले जाएगा 120 डिग्री तक, वहां तक पेन रहता है, फिर ऊपर आराम से एबडक्ट कर देगा तब पेन नहीं रहता। मतलब जब हम किसी पेशेंट को एक जैसे 60 to 120 डिग्री तक उसको पेन फील हो रहा है तो वो कौन सा इसका सिंड्रोम कहलाएगा, पेनफुल आर्क सिंड्रोम। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो रोटेटर कफ मसल्स रहती है उसके अंदर कोई टीयर आ जाने की वजह से या फिर सब एक्रोमियल बर्साइटिस के अंदर भी यह देखा जाता है। तो इसको हम किसी बाकी कंडीशन से जैसे फ्रोजन शोल्डर है उससे इसको अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिक्स रेंज ऑफ मूवमेंट है, 60 to 120 डिग्री तक उसको पेन रहेगा, उससे पहले और उसके बाद में उसको पेशेंट को पेन नहीं रहेगा।
ठीक है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि जब आर्म एडक्टेड रहेगा तो उसको कोई पेन नहीं रहेगा, लेकिन जब 60 to 120 डिग्री तक वो जाएगा तब उसको पेन फील होगा, और इसके ऊपर जाने पे फिर वापस कोई पेन नहीं होगा उसको। उसके बाद आता है शोल्डर सेपरेशन। शोल्डर सेपरेशन क्या है कि जब एक्रोमिनो क्लेविकुलर सबलक्सेशन इसका दूसरा टर्म है, जब भी जो दो लिगामेंट्स रहते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ, कोरेकोक्लेविकुलर और कोरेको एक्रोमिनल, मतलब कोरेकोइड प्रोसेस से क्लेविकुलर बोन तक और कोरेकोइड प्रोसेस से एक्रोमिन प्रोसेस तक। तो इसके अंदर क्या होता है, कभी कोई चोट लग जाने की वजह से जब क्या होता है कि लिगामेंट के अंदर कोई टीयर आ जाता है शोल्डर जॉइंट के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इन दोनों लिगामेंट या जो इन दोनों का स्पेस रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो इसके अंदर जो स्पेस रहता है कोरेको क्लेविकुलर और कोरेको एक्रोमियन के बीच में, वो स्पेस किसी ब्लो की वजह से, किसी चोट की वजह से बढ़ जाता है, तो वो कहलाता है शोल्डर सेपरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो जिस जिस जगह चोट लगती है, जो आर्म रहती है, वो उसके अंदर उनका नॉर्मल से थोड़ी सी नीचे दिखेगी आपको। शोल्डर सेपरेशन वो ग्लिनोइड कैविटी से सेपरेट ना होकर वो कहां से सेपरेट हो रहा है, कोरेको क्लेविकुलर और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट के टियर होने से, वहां से। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट पे एक हल्का सा हमें एक टिप दिखाई देता है, क्योंकि जो क्लेविकल का जो लेटरल हेड है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये दो चीजें हमें, कोई पेशेंट आता है जब ये दिखती है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे शोल्डर का सेपरेट हुआ है एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट वहां से। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा कैरिंग एंगल होता है कि इसके अंदर दो तरह की क्लिनिकल कंडीशन होती है, क्यूबाइटस वेरस और क्यूबाइटस वल्गस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जब भी एल्बो एक्सटेंड रहेगी, ठीक है, तो जब एल्बो एक्सटेंड रहती है, जो नॉर्मल पोजीशन के अंदर जब भी कोई अपना हाथ या किसी नॉर्मल पर्सन का हाथ जब एक्सटेंड पोजीशन में रहेगा तो वो हमेशा लेटरल की तरफ डेविएट रहेगा। ठीक है, लेटरल क्या होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ हमेशा वो स्लाइटली डेविएट रहेगा। इसके अंदर जैसे इसका क्या रीजन है कि जो जो ट्रोक्लिया रहता है, आपने पढ़ा होगा, जो ट्रोक्लिया रहता है वो क्या होता है कि लेटरल साइड में जो फ्लेंज रहता है उससे हल्का सा नीचे रहता है, मीडियल साइड में ट्रोक्लिया रहता है तो नीचे रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो लेटरल साइड में अपना थोड़ा सा डेविएट रहता है। और क्या होता है, जो कोरोनल प्रोसेस होता है अल्ना का, वो ऑब्लिक सिचुएशन रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी वो हल्का सा अपने जो फोर आर्म है वो लेटरल साइड में रहेगी। तो इसके दो रीजन है, एक तो जो ट्रोक्लिया है वो कंपेरेटिव थोड़ा सा बिलो रहता है, और जो इसका कोरोनल प्रोसेस है वो ऑब्लिक रहता है। जो नॉर्मल कैरिंग एंगल है वो 5 to 15 डिग्री तक होता है। ठीक है, किसी में कम हो सकता है तो उसका वो क्लिनिकल कंडीशन कहलाएगी, यदि वो 15 डिग्री से ज्यादा है तो भी वो क्लिनिकल कंडीशन कहलाएगी। और इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम प्रोनेशन करते हैं, ठीक है, मतलब हाथ या सुपिनेशन पोजीशन में रहता है, एनाटॉमिकल पोजीशन में रहता है, तब तो हमें कैरिंग एंगल दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जब हम हाथ को प्रोनेट कर देंगे तब वो वहां पे कोई कैरिंग एंगल नहीं दिखाई देता। ठीक है, और ये फीमेल में हमेशा ज्यादा ही दिखता है, क्योंकि उनकी फीमेल्स की जो पेल्विस रहती है वो थोड़ी वाइड रहती है। ठीक है, तो जो 5 डिग्री से कम एंगल रहेगा, ये जैसे ये नॉर्मल है। ठीक है, जो नॉर्मल के अंदर क्या रहता है, एल्बो और इसका फोर आर्म के बीच में जो एंगल रहता है, जैसे यहाँ पे एक लॉन्ग एक्सिस किया हमने एल्बो के साथ, जैसे आर्म के साथ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस लॉन्ग एक्सिस के साथ, ये कहलाएगा कैरिंग एंगल। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से कम है तो उसको बोलेंगे क्यूबाइटस वेरस, और यदि नॉर्मल से भी एंगल ज्यादा हो रहा है यहाँ पे तो को बोलते हैं क्यूबाइटस वेल्गस। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एल्बो और माइनर्स एल्बो। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये माइनर्स स्टूडेंट एल्बो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब स्टूडेंट्स पढ़ता रहता है, ठीक है, तो स्टूडेंट पढ़ता रहता है, जब उसके जो एल्बो है वो टेबल से या फिर किसी के फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे एक बरसा रहता है, तो वहां पे इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस ओलेक्रेनल बर्सा एल्बो जॉइंट के जस्ट नीचे। तो द इन्फ्लामेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस ओलेक्रेनल बर्सा इज कॉल्ड एज द स्टूडेंट्स एल्बो और माइनर्स एल्बो। ठीक है, माइनर्स एल्बो क्यों बोला गया इसको, माइनर्स एल्बो इसलिए बोला गया कि जब भी कोई कोल माइंस होती है, ठीक है, कोल माइंस के अंदर कोई भी जो लेबर वर्क कर रहा है तो वहां पे वो खड़े होकर वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जैसे अपने टीवी वगैरह में देखते हैं, जैसे मिलिट्री वाला आर्मी वाला जैसे मूवमेंट नहीं करते कि अपने एल्बो के दम पे वो मूवमेंट करते नीचे हुए रेंगते हुए, तो वैसे ही जो माइनर्स वाले जो कोल्स लेबर में जो जैसे खानों में जो लेबर रहता है उनके अंदर ये मैक्सिमम ये कंडीशन भी वहां पे पाई जाती है, क्योंकि वो अपने एल्बो के दम पे वहां पे मूवमेंट करते हैं, तो खड़े होकर वहां पे इतनी स्पेस नहीं रहती कि वो खड़े होकर मूवमेंट करते हैं। वैसे ही सिचुएशन स्टूडेंट में भी पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बार बार फ्रिक्शन होने की वजह से जो ओलेक्रोनल बर्सा रहता है एल्बो जॉइंट के पोस्टीरियर साइड पे, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टूडेंट एल्बो और माइनर्स एल्बो। ठीक है,
क्योंकि बार बार इस वर्षा के बार बार फ्रिक्शन की वजह से, एक ही जगह रिपीटेड मोशन की वजह से इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो को जब मेडिकेशन में, अपने मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। ठीक है, तो जब भी ह्यूमरस अपन बोन पढ़ी होगी आप सभी लोगों ने, तो जब ह्यूमरस बोन के अंदर हम जो लोअर एंड रहता है वहां पे दो लैंडमार्क रहते हैं, एक तो मीडियल एपिकॉन्डाइल और एक लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डाइल जो लोअर एंड बस लेटरल साइड में होगा उसको लेटरल एपिकॉन्डाइल बोलेंगे, और जो मीडियल साइड में होगा उसको मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलेंगे। ठीक है, तो बार बार जब कोई मूवमेंट कर रहे हैं हम, प्रोनेशन, जब हाथ के दो, देखो जो इसके फोरआर्म के दो मूवमेंट होते हैं, एक तो सुपिनेशन, एक होता है प्रोनेशन। जब हमारे फोरआर्म प्रोनेट पोजीशन में रहेगी और बार बार रिपीटेड मूवमेंट रहेंगे या फिर वायलेंट एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है, उसके टाइम में क्या होता है कि जब बार बार मूवमेंट होने से क्या होगा, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहां पे टेंडरनेस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स क्या होता है कि जो एक्सटेंसर मसल्स रहती है फोरआर्म की, वहां से उनका ओरिजिन पॉइंट रहता है। ठीक है, तो टेनिस एल्बो क्या है कि लेटरल एपिकॉन्डाइल में टेंडरनेस आना ही टेनिस एल्बो है। ठीक है, इसको मेडिसिनल लैंग्वेज में लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं। इसके अंदर जैसे कुछ जो सबसे फेमस केस हमें सुनने को मिलता है कि सचिन तेंदुलकर में टेनिस एल्बो नहीं, वो टेनिस तो नहीं खेलते थे लेकिन वो उनमें टेनिस एल्बो ये सिचुएशन अकर हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो उनका जो प्रैक्टिस करते थे वो प्रोनेट पोजीशन में हमेशा वो बार बार वही प्रैक्टिस करते थे, लंबी प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वो टेनिस एल्बो उनमें भी हुआ था। उसकी वजह से ये टेनिस एल्बो फेमस हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो सकता है कि जब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट रहता है उसके अंदर कोई स्प्रेन आ गया हो, या फिर जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस रहती है उसके फाइबर्स में टीयर हो गया हो, और जो उसके एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस के नीचे भी बर्सा रहता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। और जो मैंने बोला कि जैसे लेटरल एपिकॉन्डाइल कॉमन एक्सटेंशन और ओरिजिन है, तो वहां पे कोई टीयर आने से, वहां पे कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आने से टेनिस एल्बो अकर होता है। ठीक है, हमेशा ये इसका अंदर पेन कहाँ फील होगा आपको, जब एल्बो जॉइंट के लेटरल साइड में, यहाँ पर लेटरल साइड में पेन फील होगा लेटरल एपिकॉन्डाइलिस या फिर टेनिस एल्बो के अंदर। फिर आता है पुल्ड एल्बो। पुल्ड एल्बो क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडियल सबलक्सेशन। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो 1 से 3 साल या प्री स्कूल चिल्ड्रन रहते हैं, उनमें मैक्सिमम पाया जाता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रेडियल सबलक्सेशन, जो इसका नाम है उसी से पता चल रहा है कि जो रेडियल का हेड रहता है ना वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या रहता है कि जब हम एनाटॉमिकली देखते हैं तो ये जो रेडियस रहती है यहाँ पे, ये रेडियस बोन है। ठीक है, रेडियस बोन ये अल्नर बोन की लिगामेंट रहता है, एक एनुलर लिगामेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इस एनुलर लिगामेंट में ये रेडियस का हेड फिट रहता है। ठीक है, जब भी हम किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को जैसे हाथ से उठाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो ये रेडियस का हेड है ना, ये उससे एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं रेडियल सबलक्सेशन। तो वो जब बच्चा, यदि आपको ऐसे बच्चे को किसी को खींचा और वहां से वो कंटिन्यू क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यदि वो वहां पे हाथ नहीं लगाने दे रहा है एल्बो जॉइंट पे, कि उसको रेडियल सबलक्सेशन हो सकता है, कि उसको रेडियल सबलक्सेशन हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये क्लिनिकल कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो रेडियस का हेड है वो एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है। फिर आता है कि जब जैसे कभी कभी कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है एल्बो जॉइंट में, तो उस एल्बो जॉइंट में इन्फ्लामेटरी कंडीशन होने की वजह से वहां पे कुछ पस वगैरह इकट्ठा हो जाता है एल्बो जॉइंट के पोस्टीरियर सरफेस पे। उसको कैसे एस्पायर करते हैं, मतलब वहां पे क्या है कि जब कोई भी सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले सरफेस एनाटॉमी, किसी भी बॉडी के अंदर सरफेस एनाटॉमी जाननी बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी आगे जाकर किसी भी ब्रांच में पीजी कर रहे हो या करी हुई हो, तो कभी भी आप कोई सर्जरी कर रहे हो तो सरफेस एनाटॉमी आपको पता होगा, तभी आप उसकी कोई चीज कर पाओगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे उसके नर्व का रिलेशनशिप है, कहाँ से उसका कौन सी स्ट्रक्चर वहां पे कहाँ पे है, तो ये पता होगी तभी आप उस चीज को परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट के जो एस्पायरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम उसको लोकेट करते हैं कि कहाँ से उसको एस्पायरेट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जब हम हेड ऑफ द रेडियस और जो कैपिटुलम, ह्यूमरस का कैपिटुलम है, उन दोनों को फील करते हैं। उसके लिए फील करने से, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो एल्बो है या जो आर्म है उसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, मतलब जो उसको 90 डिग्री पे फ्लेक्स कर लिया, फिर उन दोनों को मार्क करके उसी डायरेक्शन में उसको निडल को घुसा के उसको एस्पायरेट किया जाता है। ठीक है,
उसके अंदर क्या, इंसर्ट द निडल इन द पाल्पेबल डिप्रेशन, उसके अंदर थंब से हम जब उसको, जैसे ये 90 डिग्री में हम इसको मार्क किया, फिर हम इसको थंब से उसको पाल्पेट करते हैं, जहां पे भी हमको लगता है कि यहाँ पे डिप्रेशन हो तो वहां पे उसको क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ये सबसे सेफेस्ट और डायरेक्ट अप्रोच है। व्हेन द एल्बो इज डिस्टेंडेड विद द पस, द कैप्सूल बल्जेस टू द अदर साइड ऑफ द ट्राइसेप्स एंड द हैंस द पस कैन इजीली इफेक्टिवली बी ड्रेन्ड। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्राइसेप्स मसल्स बैक में रहते हैं, यदि यहाँ पे पस ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तब ये दोनों तरफ बल्ज हो जाता है, उसमें तो और ज्यादा इजीली हम उसको ड्रेन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया के बीच में हम मार्क करते हैं, ओलेक्रोन प्रोसेस तक, रेडियल हेड तक मार्क करते हैं और डायरेक्ट उसके अंदर 3 लैंडमार्क हमें देखते हैं, रेडियल हेड, ओलेक्रोनल प्रोसेस और लेटरल एपिकोनल, इन तीनों को मिला के हम ट्रायंगल बनाएंगे और उसके अंदर निडल से हम उसको एस्पायरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन ऑफ द हैंड। इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है कॉमनली कोई, या फिर कोमा में चला गया, फिर उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी हाथ का मूवमेंट नहीं कर रहा, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया तो उसको हम एक फिक्स पोजीशन में उसको बैंड कर देते हैं उसको। उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके जो लिगामेंट्स रहते हैं ना, वो उनके लिगामेंट्स के लेंथ में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, परफॉर्म्ड इन एन ऑप्टिमम पोजीशन ऑफ द हैंड। इसके अंदर हैंड की एक ऑप्टिमम पोजीशन रहती है। ठीक है, हर जॉइंट की एक ऑप्टिमम पोजीशन रहती है। जैसे हैंड की ऑप्टिमम पोजीशन क्या रहेगी, जो रिस्ट रहेगा हमारा वो 15 से 25 डिग्री तक डॉर्सिफ्लेक्स रहेगा। मतलब जब हम कॉन्शियस में रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारा एक हर हाथ की पोजीशन एक ऐसी रहेगी जो नॉर्मल पोजीशन रहती है। ठीक है, उसके अंदर रिस्ट डॉर्सिफ्लेक्स रहेगी। जो मेटाकार्पल फेलिंजियल जॉइंट है वो क्या करेंगे, फ्लेक्स रहेंगे, जो मेटाकार्पल और फेलिंजियल के बीच में। ठीक है, और जो अंगुलियों के बीच का जॉइंट है इंटरफेलिंजियल्स, वो भी हल्का सा फ्लेक्स रहेगा 5 डिग्री तक। तो हमेशा हम नॉर्मल पोजीशन में देखेंगे तो अंगुलियां हमेशा हल्की सी मुड़ी भी रहती है। ठीक है, और थंब हमेशा ऑपोजिशन पोजीशन में रहता है, अंगूठा हमेशा पीछे की तरफ रहता है। तो ये क्या रहता है, हमारा हाथ की एक ऑप्टिमम पोजीशन है, मतलब हमेशा नॉर्मली हाथ हमारे इस रूप में रहेगा। ठीक है, तो जब एक लंबे टाइम तक हम किसी ऑप्टिमम पोजीशन में अपना हमारा हाथ रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, लिगामेंट की लेंथ में चेंजेस आ जाता है। इफ द जॉइंट आर इमोबिलाइज्ड इन एनी अदर पोजीशन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब समझ लो 1 महीने तक कोई भी जॉइंट का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, उस जॉइंट से अराउंड में जो लिगामेंट रहता है उनकी लेंथ छोटी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो जॉइंट है वो परमानेंटली स्टिफ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन ऑफ द हैंड। ठीक है, जो कोई फ्रैक्चर होता है तो हम जैसे इसको बांध देते हैं, जैसे उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है कि जो उसके अराउंड, जॉइंट के अराउंड जो लिगामेंट्स रहेंगे वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जॉइंट्स के हो गए, उसके बाद हम मसल्स देखेंगे, 3-4 मसल्स देखेंगे, उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट नर्व्स के बारे में देखेंगे। तो जो मसल्स के बारे में देखा हमने कि जो आईएम इंजेक्शन देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जैसे अब अभी कोविड का वैक्सीन का दौर चल रहा है, तो कोविड के वैक्सीन के दौर में जैसे इंजेक्शन सबको पता है कि डेल्टॉइड मसल में लगा रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टॉइड मसल क्यों लगा रहे हैं, डेल्टॉइड मसल में सबसे एडल्ट में सबसे अच्छे से डेवलप मसल्स मिल जाती है, ये बहुत वेल डेवलप होती है। ठीक है, और इजीली एसेस हो सकती है। और इसके अंदर भी एक फिक्स साइट होती है कि डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन कहाँ देना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो डेल्टॉइड मसल रहती है हमारी शोल्डर के आर्म के लेटरल साइड में, वहां पे उसके लोअर हाफ में हमेशा डेल्टॉइड मसल के अंदर इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसको अपर हाफ में क्यों नहीं देते, क्योंकि अपर हाफ में इसके एक्सिलरी नर्व का रूट रहता है, एक्सिलरी नर्व का वहां पे रूट रहता है, वहां पे उसका कोर्स रहता है। उसकी वजह से यदि हम उसके डेल्टॉइड मसल में शोल्डर के यदि ऊपर भी देता है तो एक्सिलरी नर्व इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं, और एक्सिलरी नर्व इंजर्ड हो गई तो आगे हम देखेंगे उसके अंदर क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे उसको देखते हैं, जब भी जैसे उसकी लेंथ कैसे पता करनी है कि हमें कहाँ पे इंजेक्शन देना है, तो जहां भी ये एक्रोमिन प्रोसेस रहता है यहाँ पे फील करते हैं तो हमें एक्रोमिन प्रोसेस फील होता है। इस एक्रोमिन प्रोसेस से 4 अंगुल नीचे, ठीक है, मतलब एक्रोमिन प्रोसेस, उस एक्रोमिन प्रोसेस के साथ मिला रहा है तो 4 अंगुल, यदि उसको एक्रोमिन प्रोसेस की अंगुली हटा दे तो 3 अंगुल नीचे हम उसको आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। ये सेफ साइड है, क्योंकि यदि इसके ऊपर हमने इंजेक्शन दिया तो ये आप देख रहे हो, ये येलो कलर में यहाँ पे जैसे एक्सिलरी नर्व रहती है तो वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो जो एक्सिलरी नर्व डैमेज यहाँ पे हो गए तो जो इसके यहाँ फंक्शन है वो नहीं, फिर आपको यदि क्यूटेनियस नर्व सप्लाई इसकी रहती है तो वहां पे कोई आपको सेंसेशन फील नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिरटस एंटीरियर मसल का पैरालिसिस हो जाना।
ठीक है, तो हमने देखा था कि सीरेटस एंटीरियर क्या करता है कि जो स्कैपुला को चेस्ट वॉल से जोड़े हुए रखता है। ठीक है, स्पेशली जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है वो चेस्ट वॉल से जुड़ी हुई रहती है। तो सीरेटस एंटीरियर के पहले फंक्शन देख लो, ये क्या करती है, जो आर्म को एबडक्शन में और जो हॉरिजॉन्टल से ऊपर, हॉरिजॉन्टल में यदि आर्म है तो उसको ऊपर उठाने में इसका सीरेटस एंटीरियर का काम आता है। ठीक है, और कोई थ्रो करना है, कोई पुश करना है, कोई पंचिंग करना है, जैसे बॉक्सर वगैरह में जो पंचिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर सीरेटस एंटीरियर मसल्स का रोल रहता है, इसलिए इसको बॉक्सर मसल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बॉक्सर मसल। तो यदि सीरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाए, तो सीरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज क्यों होगी, तो सीरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज इसलिए कि जो इसको नर्व सप्लाई कर रही है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, यदि लॉन्ग थोरेसिक नर्व में कोई इंजरी हो जाती है तो सीरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, जब ये पैरालाइज हो जाएगी तो जो स्कैपुला है, जो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, तो ये स्कैपुला है, इस स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो प्रोमिनिएंट हो जाता है, मतलब वो बाहर की तरफ आ जाता है। वो क्या, वो अपन को आपको ऐसा फील नहीं होगा जब हम कोई पेशेंट आता है उस पेशेंट को बोलेंगे कि वॉल पे धक्का दीजिए आप, जब वो वॉल पे धक्का देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इसका जो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो बाहर की तरफ आ जाता है, इसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, उसके अंदर पेशेंट क्या होता है कि जो हेड से ऊपर आर्म को रेज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका सीरेटस एंटीरियर का फंक्शन ही यही है जो हॉरिजॉन्टल के बाद में आर्म को ऊपर ले जाना। ठीक है, और जो जो अलग अलग तरह की स्विमिंग रहती है, जैसे बटरफ्लाई स्विमिंग या फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग, उसके अंदर क्या होता है कि जो आर्म को आगे की तरफ लेके जाना पड़ता है, आगे से पीछे की तरफ लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो वाला मूवमेंट भी सीरेटस एंटीरियर पैरालाइज होने के बाद नहीं हो पाता है। एक मिनट, फिर नेक्स्ट आता है रप्चर्ड सुप्रास्पाइनेटस। जो हमने शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन देखा था तो उसके अंदर हमने 4 मसल्स देखी थी रोटेटर कफ में, तो सबसे ऊपर वहां पे देखा था हमने सुप्रास्पाइनेटस, एक मसल देखी थी वहां पे सुप्रास्पाइनेटस। इसके अंदर क्या होता है कि जब सुप्रास्पाइनेटस मसल का जो टेंडन है, टेंडन क्या होता है कि जो मसल जहाँ एंड हो रही है उस पार्ट को बोल देते हैं टेंडन। ठीक है, यदि कोई मसल का टेंडन या मसल रप्चर हो जाती है सुप्रास्पाइनेटस, तो क्या क्लिनिकल कंडीशन मिलेगी हमें, वो देखते हैं हम। उसके अंदर क्या होता है कि किसी को भी हम बोलते हैं कि आप अपना हाथ ऊपर की तरफ लेके जाइए, एबडक्स करिए, मतलब हाथ आप अपने बॉडी के सरफेस से दूर ले जाइए, तो वो जो इनिशिएशन होता है ना कि हाथ को हल्का सा इधर दूर की तरफ लेके जाना, वो नहीं कर पाएगा। तो जो एक्टिव इनिशिएशन आर्म का नहीं हो पाएगा यदि उसका सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन रप्चर है या उसके मसल फाइबर के अंदर कोई इंजरी है। उसके अंदर क्या होता है कि जब हम उसको बोलते हैं कि आप अपना हाथ दूर लेके जाइए, तो वो क्या करता है कि जो धीरे धीरे उसकी बॉडी की ऐसी आदत पड़ जाती है कि जिधर की तरफ वो उसको चोट लगी हुई रहती है तो वो अपनी बॉडी को उधर उस साइड में टिल्ट करता है पहले। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका टिल्ट करने से क्या होता है कि हल्का सा आर्म अपने आप उस साइड में एबडक्ट हो जाती है, वो हल्का सा जिस तरफ झुकेंगे वो आर्म अपने आप एबडक्ट हो जाएगी। ठीक है, या तो पेशेंट ऐसे करेगा या फिर वो क्या करेगा दूसरे हाथ से अपना ये दूसरे हाथ से सपोर्ट लेता हुआ इससे जो इंजरी हो रही है उस हाथ को दूर की तरफ लेके जाता है। तो जब कोई भी पेशेंट एबडक्शन में इनिशिएशन नहीं कर पा रहा तो हमें समझना चाहिए कि जो उसका सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन रप्चर हो चुका है। ठीक है, इस ऐसी क्लिनिकल कंडीशन रहता है कि हाथ यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जा पाता, इसको सबसे ज्यादा पेन यही होता है। इसके ऊपर तो आराम से मूवमेंट कर लेता है, लेकिन जो ये 15 डिग्री तक ऑलमोस्ट जो ये मोशन रहता है इसका, ये नहीं हो पाता है इसके अंदर। जैसे टेनिस एल्बो पढ़ा था वैसे ही गोल्फर एल्बो। जब टेनिस एल्बो के अंदर हमने पढ़ा था लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, लेकिन जो गोल्फर एल्बो है उसके अंदर होता है मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस। मतलब जो ह्यूमरस बोन है वहां पे 2 एपिकोंडल है, लेटरल एपिकोंडल और मीडियल एपिकोंडल। तो मीडियल एपिकोंडल में कोई इंजरी, कोई टेंडरनेस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे पेन होता है। मीडियल एपिकोंडल मतलब जहाँ पे एल्बो के अंदर की तरफ, ठीक है, और वहां पे मीडियल एपिकोंडल होता है। वहां से जो फ्लेक्सर ग्रुप मसल रहते हैं, जो फोर आर्म के सामने वाली मसल्स, उनको बोलते हैं फ्लेक्सर मसल्स। तो वहां से वो फ्लेक्सर मसल्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो वहां पे यदि पेन होता है मीडियल एपिकोंडल पे तो उस सिचुएशन में उसको बोला जाता है गोल्फर एल्बो। ठीक है, जो यहाँ पे ये मिडिल साइड में इसके ज्यादा पेन रहेगा। अब आता है टचिंग लाइव इलेक्ट्रिकल वायर। तो क्या होता है कि जब भी जैसे किसी गलती से किसी वायर को हम छू लेते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में,
तो उसके अंदर क्या होता है कि जब एक बार कोई हाई टेंशन वाले जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो, यदि उस वायर को हम छू लें तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हाथ अपने आप उसको पकड़ लेगा, मतलब वो छुड़ा नहीं पाएंगे उसको। तो वो किस लिए होता है? उसका रीजन क्या है कि जब जो नॉर्मल पोजिशन रहती है वो हमेशा, देखो हमने पढ़ा था कि ऑप्टिमम पोजिशन में क्या होता है कि जो हाथ हमारा, जो फिंगर्स वगैरह वो फ्लेक्स पोजिशन में रहती है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल पोजिशन रहती है। तो उसका दूसरा रीजन ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो दो तरह की मसल्स रहती है, एक तो फ्लेक्सर मसल फोरआर्म में और एक एक्सटेंसर मसल। तो जो फ्लेक्सर मसल्स रहेगी वो क्या करेगी, जो ज्यादा स्ट्रांग रहती है, वो नेचुरली ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर के टच में आ जाता है तो वो हाथ अपने आप क्लोज टाइट फ्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी बॉडी उसके अंदर वायर का टच आती है तो स्टिमुलाई की वजह से क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और फ्लेक्सर ग्रुप की मसल वैसे एक्सटेंसर ग्रुप की मसल से ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वहां पे उनका प्रीपोंडरेंस फ्लेक्शन ऑफ द हैंड हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हाथ और जोर से उसके अंदर वो उसको टाइट पकड़ लेते हैं उस वायर को, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन कुछ नर्व्स है, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंट्रैपमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि एंट्रैपमेंट क्या होता है कि न्यूरोपैथी होती है। जब कोई भी नर्व है किसी भी स्पेस से निकल रही है, मतलब किसी भी जगह से निकल रही है, वहां पे उसको कोई प्रेशर की वजह से या इरिटेशन की वजह से उस नर्व का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूरोपैथी या फिर एंट्रैपमेंट, ठीक है। तो वैसे ही सुप्रास्कैपुलर नर्व का होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एंट्रैपमेंट मे अकर एज इट पासेज थ्रू द सुप्रास्कैपुलर नॉच और इन स्पिनोग्लिनोइड नॉच। तो ठीक है, जैसे स्कैपुलर बोन पे दो स्ट्रक्चर होते हैं, सुप्रास्कैपुलर और स्पिनोग्लिनोइड नॉच, वहां से ये सुप्रास्कैपुलर नर्व निकलते हैं। वहां पे किसी कंडीशन की वजह से सुप्रास्कैपुलर नर्व के ऊपर प्रेशर आ जाता है या इरिटेशन आ जाता है, उसके अंदर क्या क्या सिम्टम होंगे, जो अपना शोल्डर जॉइंट है, उस शोल्डर जॉइंट के अंदर जो पोस्टीरियर और लेटरल साइड में पेन होता है, वो भी स्पेसिफिकली हम बताएं तो क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है स्पाइन, स्कैपुला का एक स्पाइन रहता है, उसके 2.5 सेंटीमीटर के लेटरल साइड में टेंडरनेस रहती है, ठीक है। जब ये वाला कंडीशन मिलेगा, जो कोई पेशेंट आपके पास आता है कि मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि ये सब स्कैपुलर सुप्रास्कैपुलर नर्व का न्यूरोपैथी हुआ। तो वहां पे उसको कंफर्म करने के लिए उसके अंदर हम पेशेंट को पूछते हैं कि आप शोल्डर एब्डक्ट करके बताइए। यदि वो शोल्डर एब्डक्ट करने में वीक हो, या फिर उसको बोलेंगे आप अपने शोल्डर को बाहर की तरफ घुमाइए, क्योंकि वो बाहर की तरफ नहीं घुमा पाता है, क्योंकि जो उसके सुप्रास्कैपुलर नर्व जब फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, तो वहां पे क्या होता है, दो मसल्स रहते हैं, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, इन दोनों को नर्व सप्लाई करती है। तो इन दोनों का मसल का डिवास्टिंग होना शुरू हो जाता है और वो मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जहाँ से इस नॉच के ऊपर से यदि नर्व के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, तो ये सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस दोनों मसल्स वर्क नहीं कर पाएगी, और यहाँ पे जो इसका स्पाइन रहता है स्कैपुला का स्पाइन के 2.5 सेंटीमीटर लेटरल साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको पेशेंट को दर्द फील होगा। उसके बाद आता है एक्सिलरी नर्व का डैमेज होना, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि जैसे टीका लगा रहा है, कोविड का टीका लगा रहा है, यदि हम वो डेल्टॉइड मसल पे यदि ऊपर लगा दें यहाँ शोल्डर जॉइंट पे, तो एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और हमने देखा था कि जब शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है तो इंफीरियर साइड में मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट होता है। तो जब शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है तो उसके नीचे से एक्जिला में एक्सिलरी नर्व का रूट रहता है, वहां से उसका कोर्स रहता है, ठीक है। यदि वो शोल्डर जॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा एकदम सडन प्रेशर से, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर यदि एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, लॉस और वीकनेस ऑफ द एबडक्शन ऑफ द शोल्डर बिटवीन 15 to 90 डिग्रीज, मतलब जो एक्सिलरी नर्व सप्लाई करी डेल्टॉइड को, ठीक है। और डेल्टॉइड मसल क्या करती है, जो शोल्डर जॉइंट का एबडक्शन 15 से 90 डिग्री तक डेल्टॉइड मसल की वजह से होता है। मतलब जो शोल्डर जॉइंट का 15 डिग्री तक तो सुप्रास्पाइनेटस मसल करती है, फिर 15 से 90 डिग्री तक डेल्टॉइड कर रही है। तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो डेल्टॉइड मसल वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसका काम करना बंद कर देगी डेल्टॉइड मसल। तो हम जब पेशेंट को बोलेंगे, वो थोड़ा सा हाथ लेके जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वो पेशेंट अपना हाथ नहीं ले जा पाएगा 90 डिग्री तक। यदि हम 90 डिग्री तक उसको लेके जा रहे हैं अपने हाथ से, फिर वो 90 डिग्री से ऊपर अपने आप वो लेके चला जाएगा, ठीक है। और जो उसका शोल्डर जॉइंट का जो उसका
राउंडेड जो उसका शेप रहता है वो भी लॉस हो जाता है डेल्टॉइड के पैरालिसिस होने की वजह से। और इसके अंदर क्या होता है कि जो शोल्डर जॉइंट के नीचे जो सेंसरी लॉस हो जाता है यहाँ पे डेल्टॉइड मसल के अराउंड में, इसको बोलते हैं रेजिमेंटल बेस एरिया। ठीक है, एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड मसल के अलावा टेरेस माइनर मसल को भी सप्लाई करती है, लेकिन उसके पेशेंट्स बहुत कम मिलते हैं, ऐसा कुछ मिलता नहीं। ठीक है, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर यदि डैमेज हो जाता है तो क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलेगा कि 15 to 90 डिग्री तक वो शोल्डर को एबडक्ट नहीं कर पाएगा, और जो शोल्डर जॉइंट का शेप रहता है वो नॉर्मल शेप नहीं रह पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट का नॉर्मल शेप है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शोल्डर जॉइंट का शेप चेंज हो गया। उसके बाद हमारे कुछ और नर्व्स रहते हैं जैसे रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। तो इसके अंदर यदि एक कॉमन एक हमारी नर्व रहती है आर्म में, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ठीक है, यदि ये ह्यूमरस के फ्रैक्चर के साथ, ह्यूमरस का कोई भी कोई फ्रैक्चर होता है उसके साथ में यदि मस्कुलोकुटेनियस नर्व इंजर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली क्या जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है पहले उसका वो किसको सप्लाई करती है वो समझना जरूरी है। तो जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है वो सप्लाई करती है जो हमारे आर्म में जो मसल्स रहती है, बाइसेप्स वगैरह जो 3 मसल्स रहते हैं उनको सप्लाई करती है। ठीक है, तो जो इस आर्म की जो मसल्स रहते हैं उनका काम होता है एल्बो का फ्लेक्शन करना। ठीक है, तो यदि मस्कुलोकुटेनियस नर्व खुद इंजर हो गए तो ये मसल्स अपना वर्क नहीं कर पाएगी, मतलब जो एल्बो का फ्लेक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 मसल्स रहती है, तो जो यदि मस्कुलोकुटेनियस नर्व में इंजरी हुई तो एल्बो का फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बाइसेप्स ब्रेकाई को सप्लाई करती है। जो आपने पहले पढ़ा था कि बाइसेप्स ब्रेकाई क्या करती है, सुपिनेशन का काम करती है, मतलब को जो स्क्रू को टाइट करना है या किसी किसी ढक्कन को बंद करना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सुपिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो जब बाइसेप्स ब्रेकाई मसल को नर्व सप्लाई नहीं कर पा रही है तो उसका वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जो सुपिनेशन वर्क होता है वो भी, हम किसी पेशेंट को बोलेंगे अपना हाथ मोड़ो तो वो नहीं मोड़ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो सेंसरी लॉस हो जाता है, कहाँ पे हो जाता है, लेटरल हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म। जो फोर आर्म रहती है उसके एंड लेटरल साइड में, जो एंटीरियर सरफेस के लेटरल हाफ में उसका सेंसरी लॉस हो जाता है, क्योंकि जो इसकी एक ब्रांच निकलती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व वो भी इसके साथ इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व इंजर्ड हो जाने की वजह से क्या क्या हो सकता है कि मतलब एल्बो उसका फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, वो एल्बो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, और जो कोई भी सुपिनेशन हमने बोलेंगे कि अपने हाथ को घुमाइए तो वो अपने हाथ को भी नहीं घुमा पाएगा। ठीक है, देखिए नॉर्मल हैंड है इधर, और इधर देख रहे हो आप जो मसल, इस आर्म की मसल्स इस आर्म की मसल्स में देखिए आप, क्योंकि मस्कुलर क्यूटेनियस हमेशा इस आर्म, जो आर्म की जो मसल्स रहती है फ्लेक्सर ग्रुप की, इनको सप्लाई करती है। ठीक है, ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं इसमें। फिर आता है एब्डक्टन पैरालिसिस। ठीक है, एब्डक्टन पैरालिसिस क्या होता है कि जब ये दो, इसके अंदर क्लम्प के और एब्डक्टन, ये 2 टाइप की इंजरीज होती है। इसके अंदर जो ब्रेकियल प्लेक्सस रहता है उसके अंदर इंजरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया। एक पॉइंट होता है C5 C6 जो रूट रहते हैं, वहां से जो नर्व्स निकलती है, वहां पे C5 C6 जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं एर्ब पॉइंट। ठीक है, जैसे कि गायने के भी काफी लोग होंगे यहाँ पे, तो जब भी कोई चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ के अंदर जब उसको हम फोर्सिबल, उसको जब हेड के साथ शोल्डर को खींचते हैं तो एक शोल्डर पीछे की तरफ रह जाए उसका। ठीक है, जब फोर्सेप्स डिलीवरी के टाइम में एक कॉमनली होता है। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, शोल्डर को खींचने की वजह से उसके अंदर एयर पॉइंट पे इंजरी हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर यदि कोई बच्चा बर्थ लेता है तो उसके अंदर उसको हम एब्डक्टन पैरालिसिस से 2-3 चीजें कॉमन मिलती है, उसके अलग अलग नाम है। एक तो होता है पुलिसमैन टिप पोजीशन और वेटर टिप पोजीशन, क्योंकि वो पुलिसमैन भी अपने को यदि कोई रिश्वत लेगा तो वो हल्का से पीछे से छुपा के लेगा, और जो वेटर्स होता है वो भी पीछे से हाथ को लेते हैं। इसके अंदर जो शोल्डर रहता है वो एडक्टेड रहता है, मतलब जो शोल्डर जॉइंट रहेगा वो हमेशा बॉडी के पास में रहेगा और अंदर की तरफ घुमा हुआ रहेगा। ठीक है, और एल्बो एक्सटेंड रहेगी, एल्बो मतलब एक्सटेंड रहेगी, मतलब स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, ये एयर पॉइंट रहता है जहाँ पे C5 C6 की एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ब्रांचेज और सुप्रास्केपुलर और सब स्केपुलर, जहाँ पे 6 नर्व मिल रही है वो कहलाता है एर्ब पॉइंट, और यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है वो कहलाता है एब्डक्टन पैरालिसिस। ठीक है, इसके अंदर जिनको ये C5 C6 नर्व सप्लाई कर रही है वो वाला सारा वर्क इसके अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, जैसे उसके अंदर
आर्म का एडक्शन नहीं होगा, आर्म मीडियली रोटेट रह जाएगी। जैसे कोई बच्चा हो जिसके अंदर एयर इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर हमेशा इस तरह के पोजीशन में रहेगा। जैसे मैंने बोला पुलिसमैन टिप, तो ये आप देख पा रहे हो तो जैसे इसका जो जो हाथ है वो कैसे रहेंगे, ऐसे पीछे की तरफ मुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। शोल्डर तो बॉडी के पास में है, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, पूरा हाथ सीधा है, लेकिन ये जो इसका हैंड रहेगा वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहेगा। इसको बोलते हैं पुलिसमैन हैंड या फिर वेटर टिप पोजीशन। नेक्स्ट आता है क्लम्प के पैरालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, हाथ क्लॉ क्लॉ शेप हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लॉ हैंड। अंदर क्या हो रहा है कि जो उसका लोअर ट्रंक रहता है C8T1, वहां पे इंजरी हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी मेनली जो डिलीवरीज रहती है उसके अंदर ज्यादातर इंजरीज उसी टाइम होती है। मे बी इंजर्ड ड्यू टू द अपवर्ड ट्रैक्शन फोर्स एबडक्शन इन द फोर्सेबल ब्रिज पोजीशन। तो ब्रिज पोजीशन में डिलीवरी होती है, जब उसको फोर्सेबल खींचते हैं, उसको ट्रैक्शन करते हैं, तब उसके अंदर इसके इंजरी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अंदर स्पेशली T1 जो उसकी रूट रहती है वहां पे ज्यादा इंजरी होती है, चांसेस रहते हैं वहां पे इंजरी होने के। इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट रहते हैं, इसके अंदर जब कोई बेबी पैदा होगा तो इसके अंदर हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, तो उसकी फिंगर्स रहेगी वो हाइपर एक्सटेंडेड रहेगी। कहाँ पे, मेटाकार्प फेलेंजियल जॉइंट, जो मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच का जो जॉइंट है वहां पे फिंगर्स हाइपर एक्सटेंडेड रहेगी, और जो अंगुली की टिप है वहां पे वो फ्लेक्स में रहेगी, फ्लेक्स रहेगी, ठीक है। और जिसको फिंगर्स को हम बोलेंगे कि एडक्ट एडक्ट कर लो, मतलब दोनों सारे फिंगर्स को उसको बोलेंगे कि आप पास में लेकर आइए, तो वो नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, ठीक है। ये होता है क्लॉ हैंड। इसके अंदर क्या देखो आप, जो ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है ये तो हाइपर एक्सटेंड है, और जो इंटरफैलेंजियल जॉइंट है मतलब अंगुलियों दोनों अंगुलियों के बीच का जो जॉइंट है वो क्या रहता है, फ्लेक्स रहता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, क्लॉ हैंड कहलाता है। उसके बाद आता है रेडियल नर्व इंजरी। बस कुछ रेडियल नर्व इंजरी के अंदर क्या रहता है कि जो रेडियल नर्व रहती है वो ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है, ठीक है। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रेडियल नर्व के इंजर्ड होने के चांसेस रहता है। जैसे एक्जिला में भी वो इंजर्ड हो सकती है, एल्बो में भी इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। तो जब एक्जिला में इंजर्ड होती है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो रेडियल नर्व यहाँ पे जब एक्जिला में सबसे ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल का काम होता है एल्बो का एक्सटेंशन करना, ठीक है। इसको क्रच पैरालिसिस क्यों बोलते हैं, जैसे कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड होता है तो वो सहारा लेकर चलते हैं, हमेशा अपने आर्म में वो रखते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि रेगुलर उनको रखने की वजह से यहाँ पे उसको एक्सिलरी नर्व सॉरी उसका रेडियल नर्व के अंदर प्रेशर आता है, उसकी वजह से उसका नर्व इरिटेशन की वजह से पैरालिसिस होता है। हाथ का भी उनको पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं क्रच पैरालिसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एल्बो ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ट्राइसेप्स मसल। जो ट्राइसेप्स मसल के पैरालिसिस की वजह से एल्बो वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। जब रेडियल नर्व जो एक्सटेंसर मसल फोर आर्म की रहती है उनका भी पैरालिसिस हो जाता है, तो रिस्ट ड्रॉप पोजीशन हो जाती है, ठीक है। और जो सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म इज इन एल्बो एक्सटेंशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो सुपिनेटर मसल्स रहती है यहाँ पे एक सुपिनेटर मसल रहेगी, बाइसेप्स तो स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर है, उसके अलावा भी एक सुपिनेटर नाम से मसल रहती है, उसका भी पैरालिसिस हो जाए क्योंकि उसको भी नर्व सप्लाई रेडियल नर्व कर रही है। और उसकी कुछ सेंसरी लॉस भी हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, आर्म के नीचे की तरफ और जो फोर आर्म है उसके पीछे की तरफ, ठीक है। और द लेटरल साइड ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड एंड लेटरल 2/3 ऑफ द फिंगर, जो अपने जो फिंगर्स जो लेटरल 3.5 फिंगर्स रहती है अंगूठे को मिला के, उनमें कोई भी सेंसरी सेंसेशन फील नहीं होगी यदि रेडियल नर्व में इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमेशा हैंड वो अपना रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं जिसको, रिस्ट ड्रॉप मतलब जैसे उसका हाथ हमेशा ऐसे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ झुका हुआ रहेगा रेडियल नर्व पैरालिसिस। थैंक यू डॉक्टर धर्मेंद्र। थैंक यू। डाउट्स है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। आपके प्रेजेंटेशन में सब इतने मंत्रमुग्ध हैं कि क्वेश्चन पूछने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। सो तो नहीं के लोग क्लिनिकली मेरे को लगता है कि जो सर जरा म्यूट कर लेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद जो फर्स्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर नहीं, आप तो सेकेंड और फाइनल ईयर वाले भी, थर्ड ईयर वाले भी, फोर्थ वाले भी, वो तो सोचते होंगे कि हम लोग फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें क्यों पढ़ के नहीं आए।
जिससे बहुत सारी डिजीज़ का निदान, डायग्नोसिस जो है वो केवल एनाटॉमी से हम कैसे कर सकते हैं, और फिर उसकी चिकित्सा, अगर आपका हेतु और निदान आपने ठीक से देख लिया तो आधी चिकित्सा तो आपकी वैसी हो जाएगी। तो आपकी प्रेजेंटेशन में वो सारे पॉइंट्स हमको मिले जो एक स्टूडेंट को एनाटॉमी को एक क्लिनिकल सब्जेक्ट कैसे समझना है और उसको चिकित्सा में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो सारे पॉइंट्स आपकी प्रेजेंटेशन में आज थे। और मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो भी यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, वो इससे बहुत लाभ उठाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी डिटेल प्रेजेंटेशन हमें दी। और मेरे ख्याल से अपर लिम्ब के जितने भी डिसऑर्डर्स